चाहिए था, लेकिन बहन नहीं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। देश के बहुत अहम मसले को लेकर देश की जनता को गुमराह करने की जो कोशिश हो रही है, उस मसले पर विचार करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जैसे कि पहले भी बताया गया, कि कश्मीर की जो समस्या है वो वैसे देखा जाए तो समस्या है ही नहीं। हम सब जानते हैं यहाँ पर बहुत मशहूर डॉक्टर भी मौजूद हैं, तो डॉक्टर के मौजूदगी में डॉक्टरी का उदाहरण देना इतना सही नहीं होगा, परंतु अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और ये कहे कि हमें सर है, कि बीमारी को जड़ से कैसे दूर किया जाए। जैसे शरीर का मामला है, आप समझे बिल्कुल वैसा ही देश का मामला है। इस देश में जितनी समस्याएं हैं, खास करके कश्मीर की जो समस्या है, उसका जड़ कश्मीर में नहीं है। जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा, उसका जड़ 1947 में इस देश का जो विभाजन हुआ और 1947 में जो पाकिस्तान निर्माण हुआ, इस देश की अनेक समस्याओं का जड़ पाकिस्तान। और एक अच्छे डॉक्टर के तरीके अगर हमें कुछ सोचना है तो हमें जड़ से उस बीमारी को दूर करने के बारे में सोचना है। हम सब जानते हैं कि आज की कश्मीर की समस्या को थोड़ा बहुत समझने के लिए इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1947 और उससे पहले क्या हुआ। हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1947 के बाद पैदा हुए। आपको तो इतिहास बहुत ज्यादा पता होगा, हम भी 1947 के बाद किए हैं, लेकिन आपको शायद याद होगा 1942-43 में प्रोविंशियल असेंबलीज के जो चुनाव हुए, उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और महात्मा गांधी और बाकी लोग ये चाहते थे कि बातचीत के दौर से समझा बुझा के सत्याग्रह करके हम आजादी मिले। अब जो लोग महात्मा गांधी से ताल्लुक नहीं रखते थे और जिन लोगों ने ये कहा कि महात्मा गांधी का जो तरीका है वो तरीका गलत है, उस तरीके से हमें आजादी नहीं मिलेगी, और महात्मा गांधी को जिन लोगों ने ये आरोप किया महात्मा गांधी पर
और कांग्रेस पर ये इतिहास में दर्ज है कि जिन लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी और कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, और ये महात्मा गांधी जो है वो केवल हिंदुओं के लिए काम करता है, इस देश के मुसलमान के लिए काम नहीं करता है, ऐसे कहने वाले जो गट था उसका नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। अब मैं इनको भी बहुत गलत नहीं मानूंगा, गलती इन्हीं की नहीं थी। इसको समझने के लिए हमें और पीछे जाकर 1857 तक जाना पड़ेगा। 1857 में जब सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई हुई थी, उसके सेनानी कौन थे? जब बहादुर शाह जफर ने कहा कि इस देश में हमें अंग्रेजों की हुकूमत नहीं चाहिए, तो उसको बादशाह बनाकर उसके नेतृत्व में उस समय जो हिंदू राजा थे वो लड़े और ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि हमें यहाँ पर अधिक ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने सोचा कि लड़ाई हो क्यों? अगर इस देश का आदमी इकट्ठा हो जाता है, संगठित हो जाता है, अपनी जाति पंथ धर्म को भूल जाता है और एक इंडियन भारतीय के नाते खड़ा हो जाता है, तो हमें दिक्कत होगी। इसीलिए सबसे पहले तो इनमें भेद निर्माण करना पड़ेगा, इनको अलग करना पड़ेगा। इस सोच को लेकर ब्रिटिश हुकूमत ने इस देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी निर्माण की और उसके तहत उन्होंने कुछ ऐसे लोग चुने जो लोग इस देश में अलगाववाद पैदा कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि देश में जिस व्यक्ति ने असंतोष को जन्म दिया, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने की जिसने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया 1920 के पहले, वो थे लोकमान्य तिलक। जब लोकमान्य तिलक पर मुकदमा चला तो जितने बड़े बड़े वकील थे उन दिनों में, उनमें से बहुत से वकीलों ने सोचा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हम बहुत बड़े दलीलें पेश नहीं कर पा रहे। तब उन वकीलों में जो सबसे जूनियर वकील थे, उन्होंने कहा कि जो लोकमान्य तिलक कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं, और आप लोग अगर उस लोकमान्य तिलक की वकालत नहीं कर सकते हैं तो इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मैं लोकमान्य तिलक का वकालत करूंगा। ऐसे कहने वाले वकील का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। जब ब्रिटिश हुकूमत ने ये देखा कि ये जो नौजवान है इसमें दम है, लेकिन ये अगर हिंदुओं का नेता बनता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत पैदा करेगा, तब कहीं जाकर उन्होंने एक बहुत बड़े साजिश के तौर पर ऐसे लोगों को एक अलग करने की सोचा और किया। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज के चुनाव हुए, उस प्रोविंशियल असेंबली के चुनाव में मसला ये था कि ब्रिटिश हुकूमत को
भारत को छोड़कर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये मसला था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि इस मसले पर अगर चुनाव होता है तो हम हार जाएंगे, इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि ये जो चुनाव होगा, प्रोविंशियल असेंबली के चुनाव जो होंगे, उस चुनाव का मुद्दा होगा कि जो बात कांग्रेस कह रही है वो सही है या मुस्लिम लीग जो बात कह रही है वो सही है। उन दिनों में 1947 के पहले मुस्लिम लीग का मुद्दा था मुसलमानों के लालच थे। इस बात पर चुनाव हुए। चुनाव का नतीजा क्या हुआ? प्रोविंशियल असेंबलीज बन गए। और जब इस मुद्दे पर चुनाव मत देने का मौका हुआ, तब इस देश के 94%, 94% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, मुस्लिम लीग को नहीं। और उन्होंने ये कहा कि हमें सेपरेट होमलैंड नहीं चाहिए, हम भारत में रहेंगे। ये 94% ने कहा। और ये केवल भारत में नहीं, बलूचिस्तान से लेकर ढाका तक, तो बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान भी नहीं बना था। इसके बावजूद 1947 में देश का बंटवारा हुआ और जो 94%, 94% मुसलमानों ने कहा कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, उनको जबरदस्ती पाकिस्तान में भेजा गया। और जो 60% मुसलमानों ने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, वो भारत में रहे। ये इतिहास है, ये कहानी नहीं है। परिणाम क्या हो? ब्रिटिश लोगों ने सोचा, ब्रिटेन को जब पता चला कि हमें भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा, उसके पहले उन्होंने एक और साजिश की। कश्मीर समस्या को समझने के लिए हमें इस बात को समझनी पड़ेगी। 1935 में उन्होंने सोचा कि जो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना है, वो आज तो हमारे साथ हैं, लेकिन कल वो हमारे साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बने या न बने, क्योंकि बीच में इतिहास में इस बात का भी दर्ज हुआ है कि मुस्लिम लीग में भी, जैसे मौलाना हजरत मोहम्मद साहब का उन्होंने उल्लेख किया, पाकिस्तान का पुरजोर विरोध करने वालों में से मौलाना मोहम्मद कड़ा विरोध किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ब्रिटिश हुकूमत को डर लगने लग गया कि अगर मौलाना साहब इसका विरोध करते हैं, जो 5 बार नमाज अदा करते हैं, तो कुरान शरीफ के बहुत अदब करते हैं, और जो आम मुसलमानों में और हिंदुओं में बहुत प्रिय हैं, ऐसे लोग अगर मुस्लिम होमलैंड का विरोध करेंगे, तो जो व्यक्ति जिसको अंग्रेजी में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहते हैं, वो भी नहीं है, जो कभी नमाज नहीं पढ़ता है, हो सकता है ये हार जाए।
तरकीब दूंगा इसके लिए, और ये कहा कि इस पूरे जो इलाका है, बहुत बड़ा इलाका, बलूचिस्तान से लेकर अफगानिस्तान को छोड़कर ऊपर कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, लेह, फिर यहाँ पूरा पूर्वी उत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट, और वहां से बर्मा और नीचे श्रीलंका, ऐसा फैला हुआ बहुत बड़ा विशाल जो भारत था, जिसको उन दिनों में ब्रिटिश इंडिया कहते थे। जाकर उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा बनाया। आज इंटरलॉक्यूटर्स का जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में सबसे एक बात, अहम बात वो कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का विलय हुआ भारत के साथ, तो वहाँ गड़बड़ का विलय हुआ, परमानेंट नहीं हुआ, वो बहुत गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई? तीनों इंटरलॉक्यूटर से मेरी अच्छी दोस्ती है, मेरे अच्छे दोस्त है तीनों, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे दुश्मन है। हम लोग मिलते हैं, पहले भी मिलते थे, बाद में भी मिले हैं, अभी भी मिलते हैं, बातचीत होती है हमारी। टेलीविजन में जब चर्चाएं होती है तब हम लड़ते हैं, लेकिन जब टेलीविजन के स्टूडियो से बाहर आते हैं तो गले मिलते हैं, वो भी कहते हैं नहीं भैया आपका कहना सही है, आप गलत समझ रहे हैं। कभी कभी तो उन्होंने यहाँ पर पत्रकार है, इसलिए बहुत ज्यादा सत्य नहीं कहना चाहिए। कभी कभी तो कहते भी हैं कि हम क्या करें, लेकिन देखिए ऐसा है ना, जब सरकार चाहती है थोड़ा बहुत आप तो जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने कहा इतना ही जानते हैं कि इसके पहले भी जम्मू कश्मीर को लेकर अनेक रिपोर्टें आई है। ये कोई पहला रिपोर्ट नहीं है कि बिल्कुल आसमान से तब के 3 लोगों ने 3 रिपोर्ट बना दी, नहीं। इसके पहले जम्मू कश्मीर के संबंध में 6 रिपोर्टें। सबसे आखिरी जो रिपोर्ट था तो मोहम्मद हमीद अंसारी साहब के नेतृत्व में बनाया। अभी जो देश के उपराष्ट्रपति हैं हमीद अंसारी साहब, उनके लीडरशिप में एक रिपोर्ट बनी है। और आपको ताज्जुब होगा कि ये जो रिपोर्ट आज इन लोगों ने दी है, उस रिपोर्ट में से काफी चीजें इस रिपोर्ट में है। अब इस रिपोर्ट में, इंटरलॉक्यूटर की रिपोर्ट में नई बात क्या है जो पहले के किसी भी रिपोर्ट में नहीं है और आज इस रिपोर्ट में है? ऐसी नई बात कौन सी है? मैं कहूँगा 2 नई बातें हैं। इसके पहले जितने रिपोर्ट आए, मोहम्मद हमीद अंसारी के साथ 18 लोग काम करते थे। बहुत बड़ा रिपोर्ट था। 3-3.5 सालों तक उन्होंने अनेक बातों का बहुत विश्लेषण किया। इतना करने के बावजूद भी मोहम्मद हमीद अंसारी साहब ने जो सरकार को बिल पकड़ाया वो कुछ लाखों में था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ये जो 3 लोगों की इंटरलॉक्यूटर की रिपोर्ट है, उसका खर्चा कितना आया होगा सरकार को? 50 करोड़। ये पार्लियामेंट में कहा है, लिखित है, रिटर्न। मैं कहानी नहीं बता रहा। इस रिपोर्ट की कीमत है 50 करोड़। 50 करोड़ का चूना लगाया आप और उसके बाद इस रिपोर्ट ने क्या कहा? इस बात का आपने उल्लेख किया कि अगर कश्मीर के मामले में कोई एक बात बची है तो यही है कि जो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पास किया, और संसद के इतिहास में सबसे पहला एक ऐसा रेजोल्यूशन था। संसद में जो प्रस्ताव है वो
किसी दल के सदस्य प्रस्ताव रखते हैं या कोई सदस्य ऐसा सदस्य जो किसी भी दल में नहीं, निर्दलीय सदस्य प्रस्ताव रखता है, ये प्रस्ताव संसद के स्पीकर ने रखा। The resolution was moved by the Speaker of the House, and the joint session of Parliament passed this resolution unanimously. बहुमत से पास हुआ है रेजोल्यूशन, और उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा? संसद का रेजोल्यूशन में लिखा गया कि कश्मीर जो है वो देश का अभिन्न अंग है। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। If at all there is any pending issue, it is regaining the Pakistan occupied Kashmir. ये संसद का रेजोल्यूशन है। और ये इंटरलॉक्यूटर साहब क्या कहते हैं? इंटरलॉक्यूटर के रिपोर्ट में लिखा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, इसके बजाय इसमें शब्द है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। ये फर्क है इसके पहले के रिपोर्ट और इस रिपोर्ट। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहकर उस कश्मीर के उस भाग में पाकिस्तान की हुकूमत को, जो नाजायज हुकूमत है, उस हुकूमत को ऑफिशियल दर्जा देने का हक इन तीन लोगों को किसने दिया? केवल मात्र इस एक गलती के लिए इस रिपोर्ट के टुकड़े टुकड़े करके पूरे दाम में फेंकना चाहिए। हमें मंजूर नहीं है। आपने सही कहा, कश्मीर का मसला है ही नहीं। जो मसला है ही नहीं, उस पर 50 करोड़ रुपया खर्चा करके तीन लोगों को बिठाकर आप रिपोर्ट बनवाते हो, और वो तीन लोग कहते क्या है कि ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है। मित्रों, और ये भाषा किसकी है? ये भाषा केवल इनकी नहीं है। आज पूरे दुनिया में धर्म के नाम पर खौफनाक चीजें करना और टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के बहाने एक ऐसा इस्लाम के खिलाफ एक गंदा माहौल निर्माण करने वाला जो अमेरिका है, उस अमेरिका का ये साजिश है। मैं आपको एक वाक्य पढ़ के सुनाता हूं। हम सब जानते हैं कि जो देश के लास्ट गवर्नर जनरल थे भारत के, और 1947 15 अगस्त 1947 के बाद देश के सबसे पहले गवर्नर जनरल वो बने। 14 अगस्त तक जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, वही 15 अगस्त के बाद गवर्नर जनरल रहे। बहुत कम लोगों को पता है, आजादी के बाद भी गवर्नर जनरल वही रहे। उनकी श्रीमती जी थी एडविना माउंटबेटन, और इनकी जो बेटी थी लेडी कैमिला हिक्स, उसने इंडिया रिमेंबर्ड नाम की किताब लिखी है। उस किताब में ये कोई कांग्रेसी या जनसंघी या आरएसएस वाले ने नहीं लिखा,
पश्मीना माउंटबेटन की बेटी लिख रही है। उसने लिखा कि it is possible that Jawaharlal Nehru took the decision to refer Kashmir to the United Nations under the advice of Mountbatten, and that the later, that means Mountbatten, used Edwina Mountbatten's emotional influence on Pandit ji. ये मेरे वाक्य नहीं है, लेडी माउंटबेटन, एडविना माउंटबेटन जो है, मतलब वो लड़की लिख रही है, मेरी माँ और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो मधुर संबंध थे, उन संबंधों का उपयोग करके माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर प्रेशर लाया कि ये कश्मीर के मसले को आप यूनाइटेड नेशंस में ले जाओ। इतिहास है, बहुत कटु सत्य है, बुरा लगेगा, सुनने में बड़ा खराब लगेगा, सुनो, लेकिन सच्चाई है। इसके बाद काफी वर्षों के बाद जिन बातों का उल्लेख इस इंटरलॉक्यूटर की रिपोर्ट में है, उसमें एक बात है, under US pressure, the Indian delegation led by Sardar Swaran Singh proposed modification of the ceasefire line in favor of Pakistan. भारत का विदेश मंत्री सरदार स्वरण सिंह कश्मीर के मुद्दे को, कश्मीर के मसले को लेकर बातचीत के लिए जाते हैं और भारत के विदेश मंत्री से हमें ये ख्वाहिश है, हम चाहते थे कि वो कश्मीर के लड़े रहे, लेकिन जब अमेरिका ने उसका दबाया, गला दबाया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान का भी जो केस है कश्मीर पर जो हक है वो बड़ा अच्छा है, हमें उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये सरदार स्वरण सिंह ने कहा। और बातचीत हुई का अमेरिका में, कश्मीर के मसले को लेकर आप अमेरिका में क्यों बातचीत करना चाहते हैं? अगर बातचीत करना चाहते हैं तो दिल्ली में करिए या इस्लामाबाद में करिए, हमें कोई हरकत नहीं। अमेरिका में क्यों? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि 1963 में ये बात हुई, 1964 की, 1962 में 62 चीन का आक्रमण हुआ और चीन का आक्रमण हुआ, चीन ने जो हम पर आक्रमण किया और पाकिस्तान के साथ समझौता करके चीन ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से कुछ हिस्से अपने कब्जे में लिए और उस आक्रमण के 4 साल पहले उन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से अपना हिस्सा अपने लिए किया, तब अमेरिका का क्या रवैया था? अमेरिका उस समय भारत के पक्ष में नहीं था, चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और ये पहली बार नहीं, उसके बाद एक और मौका आया 1971 में, जब बांग्लादेश की जनता पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे और बंगाली भाषा, बंगाली बोलने वाले मुसलमानों पर पंजाबी बोलने वाले मुसलमान पर अत्याचार कर रहे थे, और जब भारत ने कहा कि बांग्लादेश को हम अलग करेंगे, हम बांग्लादेश के मुसलमानों की मदद के लिए जब दौड़े, तब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने भारत को धमकी दिया, धमकी, और 7th फ्लीट को खड़ा किया हमारे बे ऑफ बंगाल में और कहा कि अगर आप अपने फोर्सेस विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम दक्षिण भारत में गोलीबारी करेंगे, बम गिराएंगे।
ये तो शुक्र है कि उस समय पता नहीं हमारे नेताओं में कैसी हिम्मत आ गई, उन्होंने कहा आप जो कुछ करना करें, हम बांग्लादेश में जो करना चाहते हैं करेंगे। और उसी अमेरिका ने उसके बाद अपने एम्बेसडर को कश्मीर भेजा। 1964 में एम्बेसडर गैलब्रिज जो थे वो 2 बार कश्मीर में गए। और मैं इस बहुत विस्तार में इस विषय को अपनी इसका उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब छपे हुए किताबों के पन्ने हैं जो हम सबको कभी भी उपलब्ध है। इन सभी बातों के बावजूद इस इंटरलॉक्यूटर रिपोर्ट ने जो बात कही वो 4 बातों को उन्होंने उठाया। एक, कश्मीर का भारत के साथ जो विलय हुआ वो अपूर्ण है। 2, 1953 का जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के तहत हमें कश्मीर के मसले को देखना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने की 1975 का शेख इंदिरा और शेख अब्दुल्ला इंदिरा गांधी समझौता, इसके तहत हमको कश्मीर का मसला को देखना चाहिए। और चौथी बात, जो अचीवेबल नेशनहुड, जो सज्जाद लोग ने किताब लिखी, उस किताब में जो सच्चाई है वो सच्चाई के तहत हमें विचार करना चाहिए। अब ये 4 सच्चाइयाँ क्या है देखिए। सबसे पहले, जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय। अब इसमें 2 बातें कही जाती हैं कि विलय ठीक नहीं हुआ, कंडीशनल, आपने कहा था कंडीशनल हुआ। क्या कंडीशन था? जब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय किया तो महाराजा हरि सिंह ने क्या कंडीशन रखा? किसी को पता नहीं। सब कहते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कंडीशनल सशर्त। तो हम कहते हैं वो शर्त क्या है, कहाँ लिखा है? किसी कागज में लिखा होगा कि ये शर्त है। वो कागज क्या है? नहीं, वो कागज नहीं है लेकिन शर्त है। कागज नहीं है लेकिन शर्त है। तो ठीक है, जो जिस शर्त पर उन दोनों ने समझौता किया, भारत सरकार ने सरदार पटेल, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और महाराजा की तरफ से जो हस्ताक्षर किए, तो कागज में तो कोई शर्त होना चाहिए, कम से कम एग्रीमेंट तो होता है। उस कागज में तो बताइए कि क्या शर्त है। उन्होंने कहा नहीं, इसमें कोई शर्त नहीं। ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि इसमें शर्त नहीं है, लेकिन कुछ छुपा हुआ मामला है। क्या मामला है कि 570 रियासतें देख लो, और तो सभी रियासतों को भारत के साथ जुड़ा एक कागज में शर्त कर, एग्रीमेंट कर, और यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को जो एग्रीमेंट साइन किया वो एक ही कागज है। लेकिन कश्मीर के साथ जो कागज साइन किया थोड़ा अलग। क्या हम मान सकते हैं? अगर ऐसा भी होता तो हम मान सकते हैं कि कुछ अलग है। वो भी नहीं है। जिस कागज पर बाकी लोगों ने हस्ताक्षर किए वही शर्त है, वही कागज, वही कंडीशन, वही एग्रीमेंट। अलग क्या है? नहीं, फिर क्या अलग है? शर्त भी नहीं है, एग्रीमेंट भी वही, लेकिन फिर भी अलग क्या है? नहीं, हम अलग, हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन अलग है। तो इसका भी तुम है। किसकी भाषा बोल रहे हैं आप? भाषा किसकी है? ये भाषा अमेरिका की भाषा है।
कंडीशनल एक्सेशन, ये अमेरिका ने सोचा और अमेरिका ने ये कहा कि कश्मीर के 3 टुकड़े कर देंगे। एक टुकड़ा होगा आजाद कश्मीर, जो न पाकिस्तान के साथ होगा न भारत के साथ होगा। एक कश्मीर होगा जो पाकिस्तान के साथ जाएगा, और जो जम्मू है, जो हिंदू बहुल है, वो तीसरा कश्मीर होगा, और अगर वो चाहें तो भारत के साथ जा सकते। ये 1988 में 1988 कश्मीर स्टडी ग्रुप नाम की एक संस्था ने न केवल ये रिपोर्ट बनाया, उन्होंने उसका मैप भी बनाया, मैप, कलर मैप। एक किताब है मेरे पास, ओरिजिनल किताब मेरे पास है, उनका रिपोर्ट है। और ये कश्मीर स्टडी ग्रुप किसने बनाया, किसने उसको अधिकार दिया, किसने उसको पैसा दिया? आपको सुनकर ताज्जुब होगा, कश्मीर स्टडी ग्रुप वाज सेटअप बाय CIA। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने अपने लेटर हेड पर, CIA ने अपने लेटर हेड पर ये लेटर लिखा, कश्मीर स्टडी ग्रुप बनवाया, और ये रिपोर्ट कश्मीर स्टडी ग्रुप ने CIA के सुपुर्द किया। अमेरिका में एक नियम अच्छा है, हर 20 साल के बाद वो जितने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिक कर देते हैं। किसी भी कागज को वो 20 साल तक वो सीक्रेट रख सकते हैं। 20 साल के बाद उस कागज को सीक्रेट नहीं रख सकते। जब ये कागज खुला तो भारत के एक बहुत ही बढ़िया अफसर, आर्मी के, हमारे मेजर साहब ने उनका नाम भी सुना होगा, वो अमेरिका गए और उस अफसर की खूबी ये थी कि वो 20 साल तक मेजर जनरल के नाते कश्मीर में थे। कश्मीर की रखवाली उनके हाथ में था, इसीलिए कश्मीर का छप्पा जानते हैं, कश्मीर का इतिहास का जानकार। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कहाँ कहाँ कौन कौन रचता है, इसका इतिहास लिखना चाहिए। इसीलिए उनके हाथ में ये कागज आया और उन्होंने किताब लिखी है कश्मीर के बारे में। उनका नाम है जनरल अफसर करीम। जनरल अफसर करीम सेना के सर्वोच्च अधिकारी, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी, उनके किताब में उन्होंने लिखा है कि कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश अमेरिका में रचा है। इराक में वो हार गए, इसके पहले वियतनाम में हारे, अफगानिस्तान से भाग रहे हैं, तिब्बत में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चीन से डरते हैं, और फिर भी आसिया में, एशिया में उनको एक ऐसा स्थान चाहिए जहां पर बैठकर वो एशिया का संचालन कर सकते हैं। और भारत मात्र केवल एक ऐसा देश है जो उनके सामने अभी भी धीरे धीरे के इंतजार है, इसीलिए वो उनको छुटा है। जो ब्रिटिश हुकूमत ने किया वो आज अमेरिकी हुकूमत कर रहा है, ये आगे की बात है। और इसके तहत इन सभी रिपोर्टों का अगर आप चयन करेंगे तो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए जिन जिन मुद्दों का, जिन तर्क का, जिस लॉजिक का उल्लेख किया है सभी रिपोर्टों में, उन सभी लॉजिक, उन सभी तर्कों का उपयोग एक इंटरलॉक्यूटर रिपोर्ट में किया गया है।
उसे कहते हैं 1953 का दिल्ली एग्रीमेंट। 1953 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के और उस एग्रीमेंट में ये हुआ कि ये जो विलय हुआ वो गलत हुआ, इसीलिए कश्मीर को हम अलग राज्य का भी दर्जा देंगे और आगे चलकर कश्मीर अपना नियम बनाएगा। फारूक अब्दुल्ला साहब बने मुख्यमंत्री, तो कम से कम उनके पास तो होना चाहिए। जब फारूक अब्दुल्ला को भी पूछा गया कि भैया वो 1953 का एग्रीमेंट क्या था, तो उन्होंने कहा कौन सा एग्रीमेंट? नहीं वो 1953 का एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? 1953 में तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े शहाने लोग बात करते हैं, और का बड़ा लंबा नाम, तो कुछ तो होगा। अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, बातचीत हुई, बातचीत में शेख साहब ने जिन बातों का उल्लेख किया उन बातों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना नहीं। जब इनमें मुकदमे में हो गई, बड़ी लड़ाई जैसी हो गई, तो शेख साहब नाराज हुए। बड़े ऊंचे व्यक्ति थे, बड़ा ऊंचा पद था उनका। उन्होंने कहा कि मैं इस विषय में तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। उससे मेरे बाहर चले गए, केवल घर से बाहर नहीं, दिल्ली से बाहर श्रीनगर चले गए, कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया। और वहां जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि मेरी किसी भी बात पर नेहरू ने मंजूरी नहीं की। और यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट लिखा कि हमारी बातचीत अधूरी रही, आगे चलकर बातचीत करेंगे, परंतु there can be no compromise on the issue of Jammu Kashmir being the integral part of India। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के सुनाया। अब यहाँ पर एग्रीमेंट कहाँ से आई? और इस एग्रीमेंट, जिस बात की एग्रीमेंट ही नहीं है, अब वो कहते हैं कि 1953 के एग्रीमेंट में जिन बातों का उल्लेख किया उसके अनुसार भारत सरकार के जो नियम हैं वो नियम जम्मू कश्मीर में लागू होंगे कि नहीं, ये तय करने का अधिकार जम्मू कश्मीर असेंबली को है। और इसीलिए 1953 से 2012 तक जिन जिन नियमों को भारत सरकार ने लागू करके जम्मू कश्मीर भेजा और उन्होंने इसको स्वीकार किया, उन सभी को रद्द किया जाए। तो आपका बाप का है क्या देश जो एग्रीमेंट है ही नहीं? उसको तहत आप क्या कर रहे हैं? किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? पत्रकारों ने फारूक अब्दुल्ला साहब को पूछा कि भारत सरकार के जो नियम अभी जैसे आपने उल्लेख किया सुप्रीम कोर्ट के तहत काम करेंगे, तो जम्मू कश्मीर के जितने केस सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किए उन सभी केस को हम रद्द मान लें? उनका संभव ही नहीं है, नहीं हो ही नहीं सकता है। अरे मेरे खिलाफ केस था, अब्दुल्ला परिवार तो कश्मीर का पुराना परिवार है, किसी ने अब्दुल्ला परिवार की जमीन में कब्जा कर लिया, अब्दुल्ला परिवार वाले गए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये फारूक अब्दुल्ला साहब की जमीन है, निर्णय तो मंजूर। अब हम कहेंगे वो निर्णय क्यों मंजूर करें? सुप्रीम कोर्ट के नियम आपके स्टेट में कैसे मंजूर होंगे? रद्द समझिए और वो जमीन उसको वापस करिए, देखिए वो तो जमीन तो हमारा है ना। ये इस रिपोर्ट की खूबी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 1975 शेख इंदिरा अकॉर्ड, 1975 में एक अकॉर्ड हुई। अब उसमें जिन बातों का उल्लेख किया उसमें यह कहा गया जो
कश्मीर और भारत के बीच में, दिल्ली के बीच में जो समझौते हुए हैं उसको परमानेंट मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो 1951-52 में उन्होंने डिमांड जो कहा सदरे रियासत और चीफ मिनिस्टर को क्या कहेंगे, तो चीफ मिनिस्टर को हम मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, वजीर आजम कहेंगे, वजीर आला, अच्छा प्रधानमंत्री को वजीर आला, सदरे रियासत, सदरे रियासत और वजीर आजम। अब ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, नॉमेनक्लेचर का मामला है। हम भी कहते हैं ठीक है। अभी मराठी में मैं मुंबई में अनेक वर्षों तक आरएसएस का प्रचारक रहा, जैसे मैं वो दक्षिण भारत का हूँ, परंतु मुंबई में रहा। अब मराठी में प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं, पंतप्रधान कहते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर है वो जब महाराष्ट्र में जाते हैं पंतप्रधान जाते हैं, वो पंतप्रधान को या प्रधानमंत्री को वही मनमोहन सिंह है, सरदार मनमोहन सिंह है, लेकिन उनको अलग अलग नाम से कहते हैं। हमने कहा ठीक है, छोटा मोटा अगर नाम में आप फेरबदल करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 1975 में जो समझौता हुआ उसमें क्या लिखा था इसको जरा देखिए आप। तो उसमें एक और मजेदार बात लिखी, 1975 में उस समझौते में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जाकर, जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री है वो अपने प्रदेश में जब वापस जाएगा तो वहाँ पर एक कमेटी बिठाएगा और उस कमेटी को पूछेगा कि भैया जो यहाँ पर जो लिखा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें 1953 वगैरह की बातों में उलझना चाहिए कि आगे जाना चाहिए। इस बात पर आप लोग स्टडी करके मुझे बताइए। 3 कमेटी बिठाएगा। बड़ी आश्चर्य की बात है कि सबसे पहले उन्होंने जो कमेटी बिठाई वो उनके बहुत ही अजीज जो मित्र थे, initially the committee was headed by his close associate and then the revenue minister, उस समय के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे मिर्जा अफजल बेग साहब, तो अफजल बेग साहब की एक कमेटी बनी और अफजल बेग साहब ने एक रिपोर्ट बना के दे दी और उसके बाद उन्होंने एक और कमेटी बनाई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस समय जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, उनका नाम था डी ठाकुर, द्वारकादास ठाकुर, और उन्हीं के कैबिनेट में एक और मिनिस्टर थे जीएम शाह, गुलाम मोहम्मद शाह। इन दोनों के एक और कमेटी बनाई और ये जो जीएम शाह है वो शेख साहब के दामाद भी है और एक जीएम कोचर, ऐसे 3 लोगों की एक और कमेटी बनाई। तो जो अफजल बेग साहब की जो कमेटी थी उस कमेटी ने कहा कि कश्मीर अलग है, कश्मीरियत एक अलग चीज है, हमें भारत से कोई लेना देना नहीं। 1953 के पहले जो 1953 के पहले जो समय था वहां हमें चले जाना चाहिए, हमें दिल्ली की कोई बात को मानना नहीं चाहिए, ऐसा उनके लिख के दिया। और जो बाकी 3 थे उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है, अब 1953 से आप काफी दूर आ चुके हैं, 1975 है, हमें आगे जाना है, कश्मीर का भारत के साथ जो विलय है वो परमानेंट है, फिर भी वो उठाया नहीं जा सकता है। ये दूसरा कमेटी है। अब शेख साहब क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया, जो पहला रिपोर्ट था अफजल बेग साहब का उसको उन्होंने खारिज किया
रिजेक्ट किया और जो दूसरा रिपोर्ट था उसका स्वीकार किया, और उसमें एक कदम आगे जाकर उन्होंने कहा कि आगे चलकर नई दिल्ली और श्रीनगर के बीच में संवाद और बढ़े, संबंध बढ़े, और नई दिल्ली से हमें और अधिक पैसा कैसे मिले इसका आप सोचिए। और ये इंटरलॉक्यूटर रिपोर्ट जो है वो कहते हैं कि 1975 के एग्रीमेंट के अनुसार हमें 1953 में जाना चाहिए। अरे भाई, दुनिया आगे जा रही है कि पीछे जा रही है? और जिस बात को कश्मीर असेंबली ने रिजेक्ट किया, जिस बात को मुख्यमंत्री ने रिजेक्ट किया, उस बात को जिसको 1975 में उन्होंने माना नहीं, उसको 2012 में आप चाहते हैं कि ये मान ले। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और अगर कोई देश होता तो ऐसे रिपोर्ट को केवल कूड़े के काम में नहीं फेंकते, इस रिपोर्ट को लिखने वालों को जेल में डाल देगा। और यहाँ पर ये तीनों घूम रहे हैं जेलों में, और हम मातापति कर रहे हैं कि भाई ये रिपोर्ट गलत है और क्यों करना चाहिए, होता है। इसलिए मित्रों, कश्मीर के बारे में जो गलत फहमियां हैं वो बहुत है। कश्मीर में केवल भारत का अभिन्न अंग है। आज भारत का जो इतिहास है, 10,000 वर्षों का जो इतिहास है भारत का, उस 10,000 वर्षों का भारत के इतिहास का पैदाइश कश्मीर से है। अगर कश्मीर नहीं होता तो भारत का इतिहास की शुरुआत नहीं होती। कश्मीर और तिब्बत भारत के इतिहास के पन्ने पन्ने के साथ जुड़े हैं, और इनको अलग करना मतलब हमें आपको इतिहास से दूर करना, इतिहास से अलग करने की बात है। इसलिए हमें रिपोर्ट मंजूर नहीं है, और इस रिपोर्ट के आधार पर देश की जनता को भटकाना, उसमें दुश्मनी पैदा करना, मजहब को लेकर लड़ाई लड़वाना, ये और बड़ा गलत है। इसलिए हमें रिपोर्ट मंजूर है, और ना ही इस रिपोर्ट के पीछे जो तर्क है वो मंजूर है। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति को उठकर ये कहना चाहिए कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस विषय को किया है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। अगर इस देश में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे और 10 संस्थाएं पैदा हो जाती है और ये पुरजोर आवाज के साथ इस बात को उठाते हैं, तो इस देश का एक बार नहीं सकता है। बिल्कुल मंजूर है। इसीलिए आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस विषय के बारे में जो जन जागरण करने का काम आपको जो मिल गया